नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया इजराइल के रिलेशन के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी पीएम मोदी ने विजिट की है इजराइल में। और पीएम मोदी ऐसा करने वाले पहले भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इजराइल की विजिट पर गए हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कन्वेंशन से हट के सिर्फ इजराइल की विजिट की है, फलस्तीन नहीं गए हैं। मतलब पीएम मोदी का जो एक अपना वे है कि वो विजिट करते हैं, एक कंट्री में करते हैं पूरा, और 2-3 दिन लगाते हैं वहाँ पे, पूरा जितने भी इश्यूज हैं वो सब डिस्कस करते हैं। तो उस पे उसी तरह से किया। इनसे पहले राजनाथ सिंह भी गए थे, उन्होंने भी सिर्फ इसराइल पे विजिट की थी। देखिए, इंडिया इसराइल के जितने भी मुद्दे हैं, जो हिस्ट्री से लेके अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कैसे डिप्लोमेटिक हम लोगों ने रिलेशन इस्टेब्लिश किए हैं ओवर द ईयर्स, वो सभी कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। प्लस इसराइल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और इसराइल और इंडिया से जो बायलैटरल रिलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सभी इसमें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप मैप देख लीजिए, ये है इंडिया और ये है इसराइल। इसराइल मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए पहले इसराइल के। देखिए, इसराइल की विजिट है और इसराइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डिफेंस सप्लायर में। देखिए, आप इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया के जो टॉप 3 डिफेंस सप्लायर हैं उनमें आता है इसराइल, रशिया, यूएसए और इसराइल। 3 है टॉप 3 जो डिफेंस सप्लाई करते हैं हमको, उनमें से इसराइल है। और इसीलिए इसराइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ इसमें देखेंगे, पूरा एनालाइज करने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए, पहले तो ये मैप देख लीजिए इसराइल का। ये जो व्हाइट व्हाइट वाला आपको दिख रहा है, ये है पूरा इसराइल का मैप, ठीक है। अगर आप इसकी देखिए तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कभी भी कि इसराइल को सराउंड कौन कौन सी कंट्रीज करती हैं, तो वो पहले देख लीजिए। देखिए, इसराइल के नॉर्थ में है लेबनान, इसराइल के नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, इसराइल के ईस्ट में है जॉर्डन, इसराइल के साउथ वेस्ट में है इजिप्ट। तो ये कंट्रीज इसराइल को सराउंड करती हैं। और अगर आप देखें इसमें तो ये वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी, और अगर आप इसमें देखें तो रेड सी भी है इसके एकदम साउथ में जरा सा। तो ये इसके बीच में ये अगर आप देखें ये जो वेस्ट बैंक दिख रहा है आपको, तो ये तो हो गया इसराइल। और ये है पूरा फलस्तीन कंट्री, वेस्ट बैंक और गाजा को मिला के। अब देखिए, जो इसराइल का ये फॉर्मेशन हुआ था, वो ये पहले पूरी फलस्तीन जो कंट्री थी, इसी को डिवाइड कर दिया गया था ज्यूज़ के स्टेट के लिए। तो ज्यूज़ के लिए, ज्यूइश मेजॉरिटी के लिए इसराइल सबसे बड़ा कंट्री है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और अभी जो फलस्तीन है वो वेस्ट बैंक में और गाजा में है। लेकिन अभी कुछ सालों पहले कुछ इसराइल पे हमेशा अटैक करते रहते हैं जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि जो पूरा सराउंडिंग है वो पूरा अरब वर्ल्ड है। अब अरब वर्ल्ड में ये अकेला एक ऐसा ज्यूस कंट्री है छोटा सा, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी के बल पे, अपने इंटेलिजेंस के बल पे, अपनी ये सब चीज़ें, इनकी काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, इन सब की वजह से पूरे अरब वर्ल्ड को, मतलब एक तरह से ये इनके बीच में जाके रहता है ये। और वो भी बिल्कुल दबदबे के साथ रहता है, किसी भी तरह का डर नहीं। और इसीलिए बीच में इन लोगों ने इस पर अटैक भी किया था। तो इसीलिए इजराइल ने यहाँ पे जो गोलन हाइट वाला एरिया है सीरिया का, उस पर भी इवन कब्जा कर रखा है। और इस पे भी अपने लॉज को बोला है कि ये वहाँ पे होंगे इम्प्लीमेंट। कुछ कुछ इसके लॉज गाजा स्ट्रिप तक में है, ये मानता है इसराइल। कई बारी कॉलोनी ये करता रहता है वेस्ट बैंक में अपनी स्टैब्लिश। अभी भी न्यूज़ आई थी। इसराइल की कैपिटल अगर आप देखें तो जेरूसलम है, हालांकि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है। तो ये है पूरा मैप। और अगर आप आगे चलें थोड़ा सा, देखिए, इसराइल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू है। लेकिन इसराइल ज्यूज कंट्री के लिए तो सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे अलग जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो नहीं रहते हैं। इसराइल में अरब लोग भी रहते हैं। और इसराइल के अगर आप रिलीजन का भी कंपोजिशन देखेंगे तो इसराइल में ज्यूज भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, तो काफ़ी लोग रहते हैं। चलो हिस्ट्री पढ़ लो, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं इंडिया की और इसराइल की रिलेशन की। अगर आप देखें, देखिए, इंडिया में अगर आप देखें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के टर्म्स में, तो जो कांग्रेस पार्टीज़ हैं, कांग्रेस पार्टी है जो, मतलब उसका ये हमेशा से ट्रेडिशनल जो सपोर्ट रहा है वो फलस्तीन के कॉज को सपोर्ट करते थे। चाहे आप महात्मा गांधी जी से देख लीजिए, महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि वो ज्यूज से सिंपैथेटिक है, लेकिन उसको इस ज्यूज का जो स्टेट है वो इससे नहीं बनना चाहिए कि आप फलस्तीन के स्टेट का जो पार्टीशन करके ज्यूज का स्टेट इसराइल बनाया गया था, उसके खिलाफ थे महात्मा गांधी जी। उसी फिलॉसफी को फॉलो किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और उन्होंने भी इवन जब इसराइल का, देखिए, जब फलस्तीन का पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो उस प्लान के अगेंस्ट इंडिया ने वोट किया था।
ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद इवन जब इसराइल को यूएन ने एडमिशन किया, मतलब यूएन ने भी रिकॉग्नाइज किया, यूएन में एडमिट हुआ, यूएन में आ गया इसराइल 1949 में, उसके खिलाफ भी इंडिया ने वोट किया था। तो मतलब हमारे जो रिलेशन है वो तब ऐसे थे कि हम देखिए इसराइल को रिकॉग्नाइज करने तक को मना कर रहे थे, और फिर आज की डेट में इसराइल हमारा टॉप 3 डिफेंस पार्टनर में हो चुका है। तो ये हमेशा से रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी जब भी आती है तो इसराइल के जो रिलेशन है वो इतनी मतलब उभारे नहीं जाते हैं, हमेशा ऐसे बोला नहीं जाता है उसमें। हालांकि जब बीजेपी आती तो या एनडीए आती तो बिल्कुल एकदम खुले तौर पे ये इसराइल से सपोर्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं। दोनों ही गवर्नमेंट ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तो अपने रखे ही हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो 1962 का जो चाइना का युद्ध हुआ था उसमें भी इसराइल ने हमको सपोर्ट किया था, 1971 में भी सपोर्ट किया था, बल्कि 1999 में अगर आप देखें तो कारगिल में भी इंटेलिजेंस इनपुट मिला था इसराइल की तरफ से। तो ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए रिलेशन। बीजेपी का हमेशा प्रो इसराइली स्टैंड रहता है खुले तौर पे, कांग्रेस का प्रो इजरायली नहीं रहता है, प्रो फलस्तीन वो लोग रहते हैं कांग्रेस के, लेकिन वो भी इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन तो बना के ही रखे हुए हैं, क्योंकि 1990 से पहले तो सरकार तो कांग्रेस की ही थी, तो तब सब कुछ छुपे तौर पे होता था, खुलेआम नहीं होता था। ठीक है, और अगर आप आगे देखें तो ये यही सब लिखा हुआ है कि हिंदू महासभा में जो वीडी सावरकर थे उन्होंने भी इसराइल को क्रिएशन को सपोर्ट किया था। मोरल और पॉलिटिकल ग्राउंड में जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है वो उनके लीडर भी इसराइल को सपोर्ट करते हैं, ज्यूइश पीपल को सपोर्ट करते हैं। देखिए उस टाइम पे नेहरू जी ने क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया था, क्यों नहीं इसराइल के पार्टी जो पालिस्तीन का पार्टीशन है इसको क्यों नहीं सपोर्ट किया था, उसके 2-3 मेजर कॉजेज थे। सबसे पहली बात तो ये कि उस टाइम पे देखिए उसी टाइम पे इंडिया का पार्टीशन हुआ था। अब इंडिया का पार्टीशन करके इधर ये वेस्ट पाकिस्तान बना दिया था, इधर ईस्ट पाकिस्तान बना दिया था, तो इंडिया वैसे ही पार्टीशन से जूझ रहा था, तो रिलीजियस टर्म में इंडिया का पार्टीशन कर दिया गया था। इसीलिए नेहरू जी इसराइल का ये जो फलस्तीन का पार्टीशन के खिलाफ थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कोई दूसरा देश भी रिलीजियस टर्म्स में पार्टीशन किया जाए। पहला तो ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि उस समय इंडिया में काफी ज्यादा मुस्लिम के लोग रहते थे, मुस्लिम लोग रहते थे, और ज्यादातर मुस्लिम लोगों का फलस्तीन के लिए सपोर्ट रहता है, इसराइल के फेवर में नहीं होता है। तो इसीलिए इंडिया में वो मुस्लिम्स को नाराज नहीं करना चाहते थे। सबसे बड़ी बात तीसरी ये कि हमारे जो अरब वर्ल्ड है हमारा सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है, और उस टाइम पे भी हमको अरब वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अरब वर्ल्ड पूरा का पूरा फलस्तीन को सपोर्ट करता है एक तरह से, इसराइल को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर हम अरब के अगेंस्ट जाते, अगर हम इसराइल को सपोर्ट करने लगते तो ये हमारे उस टाइम के हितों के खिलाफ होता। इसीलिए नेहरू जी ने इनको ये इसराइल को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया था। हालांकि ओवर द इयर्स कांग्रेस ने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन तो बनाए ही थे। तो ये 3 मेजर चीजें थी। और एक दूसरी बात ये भी थी कि नैम का हम लोग उस समय फिलॉसफी फॉलो करते थे, इसलिए इसराइल को नहीं किया ये सब चीजें थी। और लेकिन हालांकि फिर धीरे धीरे वो हुए, इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया इसराइल को कब, 17 सितंबर 1950 को। मतलब 47 और 49 में इंडिया ने अगेंस्ट में वोट किया इसराइल के, लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया कि हाँ स्टेट है इसराइल का, उसको एक रिकॉग्नाइज कर लिया। और इवन 1953 में इसराइल को परमिशन दे दी कि वो एक कंसुलेट खोल सकता है बॉम्बे में। तो जो इसराइल का कंसुलेट है इंडिया में वो 1953 से खुला हुआ है। हालांकि फुल्ली जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कब बने, वो बने हैं 1992 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। वो उस टाइम भी कांग्रेस की ही सरकार थी, मतलब जो इसराइल से जब फुल्ली डिप्लोमेटिक रिलेशन किए तब भी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उस टाइम पे जो फलस्तीन के राष्ट्रपति थे यासिर अराफात, उनको कॉन्फिडेंस में लेके तब जाके इसराइल से हमने फुल्ली डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए हैं, और नई दिल्ली में जो उनकी एम्बेसी खोलने की इजाज़त दी 1992 में। तो ये आप याद रख सकते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस में लेके ही किया था उनको। तो ये बेसिक बातें हैं। देखिए इसराइल में अगर आप देखें, ये पूरा गूगल में करेंगे तो इसराइल छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसने अपने साइज के हिसाब से बहुत बड़े बड़े चीज़ें करके रखी हैं। जैसे वहाँ पे वेस्ट वाटर प्लांट है, वो लोग वाटर की इफिशियंसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, पूरे दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। इसराइल के जो साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा एडवांस कंट्री है इसराइल। और इवन जैसे ये जो 1990s में जैसे कारगिल में भी इंडिया की इसीलिए मदद की थी। इसराइल डिफेंस के मामले में तो है ही सब काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जरा सी कंट्री है। और डिफेंस का इंडिया की समझ लीजिए आप टॉप 3
डिफेंस सप्लायर में से है इजराइल। और भी कई सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है इजराइल। इजराइल में मतलब काफ़ी करीबन 30% लोग जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी की डिग्री के होल्डर हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है ये। इसीलिए इंडिया और इजराइल को अगर पास आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, देखिए कोई भी फॉरेन पॉलिसी तभी बनाई जाती है जब, फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि अब जो कंट्री है उसको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये सब देखने होते हैं, अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा देखनी होती है, और फॉरेन पॉलिसी का यही बेसिक ये फंडा होता है। तो कोई भी कंट्री किसी भी देश से, मतलब आपने देखा होगा हर कंट्री के हर देश से कुछ ना कुछ रिलेशन तो होती हैं, क्योंकि पूरे अगर आप जियो पॉलिटिकल लेवल पे देखेंगे तो हर कंट्री को किसी ना किसी कंट्री की जरूरत होती है। तो इसीलिए हम हमेशा एंटी इजरायली स्टैंड नहीं रख सकते थे, जबकि इसराइल हमारे लिए इतना ज़्यादा फ्रेंडली रहा है, इसराइल ने हमको हमेशा मदद की, तो इसीलिए ओवर द ईयर्स ये रिलेशन इम्प्रूव हुए हैं। और अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे 2017 में, और मोदी जी ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। 7 एग्रीमेंट भी किए हैं उन्होंने, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, एग्रीकल्चर में, साइबर सिक्योरिटी में, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो ये सब चीज़ें की हुई हैं। एक इनोवेशन टेक्नोलॉजी फंड भी बनाया है 40 मिलियन का, वो सब हम देखते हैं एक एक करके। बेसिकली जो मेन बातें थी वो बताई मैंने। इवन इसराइल देखिए छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसकी जो एयरफोर्स है वो 4th लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं। अब देखिए ये जो पैराग्राफ है वो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं उसकी समरी बस बता रहा हूँ। प्री इंडिपेंडेंस के पहले हमारे रिलेशन, अभी मैंने बताया आपको, महात्मा गांधी जी ज्यूज के लिए सिंपैथेटिक थे, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि आप फलस्तीन को पार्टीशन कर दो। उनका ये मानना था कि फलस्तीन को पार्टीशन नहीं करना चाहिए, तो एक तरह से इसराइल के वो अगेंस्ट थे। उन्हीं को फॉलो किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इवन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने एक अपील की थी जवाहरलाल नेहरू से कि आप वोट करिए पार्टीशन ऑफ फलस्तीन के फेवर में, कि जो इजराइल स्टेट हो रहा है क्रिएट, उसके फेवर में वोट किए, लेकिन नेहरू जी ने उनको भी रिफ्यूज़ कर दिया था, और बल्कि उसके अगेंस्ट ये वोट किया था। इसलिए ये आप याद रख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों किया था, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, अरब वर्ल्ड को हम नाराज़ नहीं कर सकते थे, उनसे हमको एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल लेना था, गैस लेनी थी, कुल मिला के। और देखिए अरब वर्ल्ड में कई सारे लोग इंडिया से माइग्रेट होकर जाते हैं गल्फ कंट्रीज़ में, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के सर्च करते हुए जाते हैं। तो अगर हम अरब वर्ल्ड को नाराज़ कर लेते तो एनर्जी सिक्योरिटी में दिक्कत हो जाती, ये ऑयल सप्लाई में दिक्कत हो जाती, जो हमारे लोग जाते हैं गल्फ कंट्रीज़ में उनको दिक्कत होती। तो इन्हीं सब की वजह से जो रिलेशन इंडिया के इसराइल से रहे वो मतलब एकदम ओपनली नहीं रहे, हालांकि रिलेशन जरूर रहे हैं। इवन जो जब रॉ का फॉर्मेशन हुआ था तब भी जैसे इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके साथ ही जो इंदिरा गांधी ने बोला था कि आप मोसाद के साथ मिलकर काम करो, तो ये सब चीज़ें मतलब अंडर द टेबल चलती रहती थी फुल्ली, जो 1992 के बाद हुआ। अब इंडिपेंडेंस के बाद देखिए यही है कि इंडिया हमेशा फ़लस्तीन के कॉज के लिए सॉलिडरिटी दिखाता रहा है, और इंडिया अरब नेशन पे भी डिपेंडेंट रहा है ऑयल सप्लाई के लिए, एनर्जी नीड्स के लिए। नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी हुआ था, तो ये सभी बात थी। अभी मैंने आपको बताया कि इसराइल ने इंडिया चाइना वॉर जब 1962 में हुआ था तब भी हमारी मदद की थी। नेहरू जी ने रिक्वेस्ट की थी वहाँ के जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे बेन गुरलेन से कि आप एक शिपमेंट भेजिए आर्म्स और एम्यूनिशन का, लेकिन उस पर इजरायली फ्लैग नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए ऐसा अगर कोई किसी से रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमारी मदद भी करो, लेकिन आप ऐसे करो कि मतलब आप भी शर्मिंदा टाइप वाली बात करी थी, तो इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी थी बेन गुरियन ने। और जब ये इंडिया मान गया कि ठीक है आप अपने फ्लैग लगा के भेजो, तब जाके उन्होंने मदद की थी। तो इसराइल हमेशा से हमारा काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री रहा है। 1971 में भी अगर आप देखें तो इंडिया को ज़रूरत पड़ी थी इसराइल की, और इसराइल ने इवन जो ईरान के लिए जा रहा था शिपमेंट आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, वो इंडिया भेज दिया था। 1992 में भी मैंने आपको बताया कि जब पीवी नरसिम्हा राव थे तब जाके फुल्ली डिप्लोमेटिक टाइज बनी इंडिया और इसराइल के बीच में, और न्यू दिल्ली में एम्बेसी खुली इसराइल की। लेकिन उसके लिए भी जो फलस्तीन के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे यासिर अराफात, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही हुआ। और ये उस टाइम मान क्यों गए थे, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप देखें 1991 के आसपास इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब एलपीजी के लिए मतलब है कि इंडिया एक ओपन इकोनॉमी बनने जा रहा था। इसीलिए अब इंडिया के जो इकोनॉमिक रिलेशन है, फाइनेंशियल रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है, सभी कंट्रीज के साथ बढ़ने की दरकार थी उस टाइम पे। तो इंडिया को अब देखिए उस टाइम एक और इवेंट हुई थी, सोवियत यूनियन खत्म हो गया था,
तो इंडिया का जो 1990 से पहले तक डिफेंस जो मेजर सप्लायर था वो तो रशिया ही था, यानी कि सोवियत यूनियन था। लेकिन अब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो उस टाइम रशिया अपने ही प्रॉब्लम से जूझ रहा था, तो इंडिया को भी और डिफेंस सप्लायर चाहिए थे और वो था यूएस। तो यूएस से अगर आपको सपोर्ट करना था तो यूएस का थोड़ा प्रेशर था कि अगर आपको हमारे साथ अच्छे रिलेशन करने हैं तो आपको इजराइल को अपनी फॉरेन पॉलिसी में एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहला रीजन ये था कि यूएस का प्रेशर था। दूसरा रीजन ये था कि पीस टॉक चल रही थी इजराइल और फलस्तीन के बीच में। इन दोनों रीजन की वजह से यासिर अराफात जी मतलब उस टाइम उनको कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि ठीक है, इंडिया का भी बिल्कुल ही राइट है कि वो किसी भी कंट्री के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करे, बस हमारे साथ जो हमारी कॉज को है उनको सपोर्ट करता रहे। ये सब चीजें थी, यही सब इसमें लिखा हुआ है। इवन अगर आप देखें तो जब इंडिया ने 1998 में पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट किए तो सिर्फ 3 कंट्री थी जिन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया था, और उसमें थी ये इजराइल और ये रशिया और फ्रांस। इन 3 कंट्रीज ने नहीं किया था, बाकी सब ने, चाहे वो यूएस हो चाहे कोई भी हो, सब ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था, इंडिया की आलोचना करने लगे थे सब लोग। इवन सैंक्शन की भी बात चलने लगी थी कि इंडिया पे सैंक्शन लगा देंगे, लेकिन इजराइल ने, रशिया ने और फ्रांस ने क्रिटिसाइज नहीं किया था, हमारा साथ दिया था इंडिया का। रशिया तो हमारा वैसे भी ऑल वेदर फ्रेंड है, इजराइल भी काफ़ी अच्छा कंट्री है जिससे हमारे जो इजराइल मतलब काफ़ी मजबूत कंट्री भी है और हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। कारगिल वार की बात अब मैंने बताई, इंटेलिजेंस इनपुट भी दिया था ये इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने इंडिया को। तो ये सब चीज़ें हुई थी और उसके बाद देखिए फिर धीरे धीरे डिप्लोमेटिक हुई और 2003 में एरियल शरोन ये इजराइल के पहले ऐसे इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे जो कि इंडिया की विजिट पे आए थे। धीरे धीरे रिलेशन बढ़ते गए और अभी 2017 में अगर आप देखें तो इंडिया में मोदी जी ने जब इजराइल की विजिट की, अकेले इजराइल की है, फलस्तीन नहीं गए। कन्वेंशन यही होता था कि जब कोई भी हायर डिग्निटरी इंडिया से जाता था, कोई मंत्री या कोई भी, तो फलस्तीन और इजराइल दोनों जगह साइमल्टेनियसली जाता था। इवन जब अभी प्रेसिडेंट हमारे गए थे प्रणब मुखर्जी, वो भी दोनों जगह गए थे। लेकिन अभी मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने देखिए पिछले 1.5 साल में पूरे अरब वर्ल्ड में पूरी विजिट कर ली। यूएई में हुआ है वो, और भी जितने अरब कंट्रीज हैं वो सब जगह हुआ है, तब जाके। और इनसे पहले देखिए मई में ये जो इस समय के फलस्तीन के प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उनको भी यहाँ पे बुलाया कि मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इजराइल के साथ हम रिलेशन करने आ रहे हैं तो फलस्तीन की कॉज को हम भूल गए। हमारा ट्रेडिशनल सपोर्ट तो है ही, लेकिन वो एट पीस विद इजराइल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया होस्टेड Palestinian President Mahmoud Abbas in May 2017 and reasserted that India's traditional support for an independent Palestinian nation at peace with Israel। मतलब हम दोनों के साथ रिलेशन रखेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हमारे सबके साथ रिलेशन है। इवन जो हमारे कई सारे जो जैसे हमारे खिलाफ रहते हैं, जो हमारे खिलाफ काम करते हैं, चाइना, पाकिस्तान, इनसे भी हमारे बायलेटरल रिलेशन तो हैं ही। पाकिस्तान के साथ भी इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेड तो होता ही है। चाइना तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जबकि चाइना हमारे हमेशा जो LAC वाले एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे हमेशा घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। एक और बात थी कि जब मुंबई अटैक हुए थे 2008 में, तब इजराइल ने इवन बोला था, ये ऐसा मतलब लिखा था एक जगह न्यूज़ में मैंने देखा कि उस टाइम के जो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उनसे बोला था कि इंटेलिजेंस ये मतलब सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे यूपीए ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। 2008 की बात है ये। तो मतलब उस टाइम भी और ज़्यादा रिलेशन मजबूत हो सकते थे, अभी भी हो रहे हैं अब ये। और दूसरी बात ये भी है कि 2017 में 25 साल पूरे हुए हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा, फैक्ट एग्जाम में पूछा सकता है। 25 साल हो गए इजराइल के साथ इंडिया के फुल्ली डिप्लोमेटिक रिलेशन के। तो यही वाली जो 25 साल की एनिवर्सरी मनाने के लिए ही ये पीएम मोदी जी गए थे। तो देखिए इसमें ये लिखा हुआ, प्रणब मुखर्जी पहले गए थे फलस्तीन और फिर गए थे इजराइल। मैंने बताया वो हमेशा से वही रहता है, सिर्फ ये राजनाथ सिंह और मोदी जी सिर्फ डायरेक्टली इजराइल गए हैं। अब ये कुछ बात लिखी हुई है जो अभी लेटेस्ट हुआ है, 7 एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन करें। नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया टू विजिट इजराइल इन द लास्ट 70 ईयर्स। मतलब पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो कि ऑफिशियल विजिट पे गए हैं। यही सब इसमें लिखा हुआ है। इजराइल अब इसीलिए जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो इवन कन्वेंशन वहाँ का तोड़ते हुए और खुद गए थे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मोदी जी को रिसीव करने, और इवन जब वो मोदी जी वहाँ से आए तब भी उनको छोड़ने भी गए थे।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कहीं अगर पूछ लें तो पूछ लें। इसराइल का एक फ्लावर है, उसको मोदी के नाम पे अब रख दिया गया है, उसका नाम मोदी रख दिया गया है। उस फ्लावर का नाम है क्रिसेंथमम क्रिस्थे क्रिसेंथम मन करके फ्लावर है। और ये इसको बोला जाएगा मोदी। ये मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, आप देख लीजिए इसमें CRYSANTHUMUN क्रिसेंथमन फ्लावर करके है इसराइल में, अब उसको मोदी फ्लावर बोला जाएगा। मोदी जी ने विजिट की थी डैनजिगर डैन फ्लावर करके, वहाँ पे फार्म में की थी, तो उस उनके नाम पे एक मतलब हिस्टोरिकली रहे ये विजिट, इसीलिए इस क्रिसेंथमन फ्लावर को अब मोदी फ्लावर कहा जाएगा। और भी मोदी जी ने जैसे वहाँ पे गए थे, एक होलोकॉस्ट विक्टिम को होमेज पे करने गए थे, तो वहाँ पे टोपी पहनी जाती है, तो इसीलिए मोदी जी ने हिमाचल की कैप पहनी, पहाड़ी टोपी पहनी। तो ये एक आई फॉर आई इनके ये जो स्पीच थी मोदी जी की, उसमें आई फॉर आई था। आई मतलब आई फॉर आई मतलब इंडिया फॉर इसराइल एंड इसराइल फॉर इंडिया। तो ये सब चीज़ें इन्होंने, इवन ये जो मोशे होल्डवर्क करके एक बच्चे से भी मिले जो 26/11 अटैक हुआ था 2008 में मुंबई में, उस टाइम पे 2 साल था और वो सर्वाइव किया है, और उनकी नैनी ने उनको बचाया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। पता नहीं अगर पूछ सकते हैं, वैसे तो नहीं पूछेंगे कभी, लेकिन मूड की बात है, अगर आयोग का मूड आ गया। तो ये जो बेसिक एग्रीमेंट कहाँ कहाँ हुए, स्पेस पे दोनों का कॉपरेशन बढ़ेगा, वाटर मैनेजमेंट, इनर्जी, एग्रीकल्चर में। इवन मोदी जी ने वहाँ का जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान है उसको भी विजिट किया था, और उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें अब होंगी, धीरे धीरे डेवलप होंगी। एक ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 40 मिलियन का इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्निकल इनोवेशन फंड इस्टेब्लिश किया गया है, उसके लिए एक MOU साइन किया गया है। 2 ये एग्रीमेंट हुए हैं, वाटर कंजर्वेशन और स्टेट वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कुल मिला के सब चीज़ें थी। एग्रीकल्चर पे की वहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, उस पर हम काफ़ी चीज़ें कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे को। मोदी जी ने उनको गिफ्ट किए ये 2 केरला से रिलेक्स ले गए थे 2 सेट, जो कि लॉन्ग जूस हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा की आर्टिफैक्ट माने जाते थे। ये सब चीज़ें, ये मतलब बेसिक बातें थी बस। और इन्होंने, ये मोदी जी ने यहाँ पे भी गए थे करके, ये हैफा करके एक सिटी है, वहाँ पे मेजर डालपट को बोलते हैं हीरो ऑफ हैफा, उन्होंने लिबरेट किया था उस सिटी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो ये है कुल मिला के इंडिया इसराइल की रिलेशन अभी तक जो डेवलप हुए हैं ओवर द ईयर्स। पहले इंडिया इसराइल को इवन रिकॉग्नाइज भी नहीं करता था, पहले फ़लस्तीन के पार्टीशन को नहीं सपोर्ट कर रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे रिकॉग्नाइज किया, फिर कंसुलेट खोला 1953 में, फिर 1992 में फुल्ली डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए, और आज की डेट में इवन ये है कि आलम कि 2017 में अगर आप देखें तो इंडिया के जो टॉप 3 डिफेंस सप्लायर हैं उनमें से इसराइल का नाम है, US, रशिया और इजराइल। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। जितना मेरे से जितने फैक्ट मैंने ला सका हूँ मैंने इसमें लाने की कोशिश की। कोई और फैक्ट हो गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके उस पर लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।